अमर उजाला द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में देश भर से पधारे हमारे सभी एमएसएमई सेक्टर के प्रतिनिधिगण और मंच पर मेरे साथ आज जिनके विशेष मैं कहूँ कि अनुग्रह के कारण से मैं भी आप सबके बीच में आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पा रहा हूँ। आदरणीय इंदुशेखर पंचोली जी, विनोद अग्निहोत्री जी, नितिन जी, उदय जी, परिहार जी और सभी हमारे मेरे साथ आज इस समूह में पहले काम कर चुके डॉक्टर गोविंद सिंह जी और सभी आए हुए प्रतिभाग करने वाले एमएसएमई सेक्टर के सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस बहुत ही शानदार एक पहल जो कि अमर उजाला ने शुरू की है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप सब इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और अमर उजाला समूह को मैं विशेष रूप से बहुत बधाई देता हूं कि अमर उजाला हमेशा से ऐसे नवाचार और सामाजिक कार्यक्रम, एक समाचार के क्षेत्र में काम करना वह एक अलग विषय है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो लगातार कभी विद्यार्थियों के बीच में, कभी एमएसएमई सेक्टर के रूप में, कभी जो समाज के बहुत सारे वर्ग जिसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं, विशिष्टताएं, अनेक अनुभव जिनके होते हैं, उनका लगातार सम्मान करना, प्रोत्साहन करना, उनको प्रेरित करना अमर उजाला ने अपने कार्य संस्कृति में, और मैं कहूँ कि पूरे अगर 365 दिन का अगर कैलेंडर होता होगा तो उस कैलेंडर में इन गतिविधियों को भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कैलेंडर में डाला है। इसके लिए मैं अमर उजाला की पूरी टीम को, पूरे समूह को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जब मुझे वैसे तो रात को 12:30 बजे मेरा आना निश्चित हो गया, तो मुझे लगा कि मैं आकर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। हमारे अभी प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, शहजाद पूनावाला जी यहाँ पर, तो मैं इनसे भी कह रहा था कि इसमें तो मुझे सबको शुभकामनाएं देनी है। और देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो देवभूमि उत्तराखंड में ये राज्य हमारा 2000 में आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में इसकी स्थापना हुई और 2003 में एक पैकेज उन्होंने हमारे राज्य के लिए एक पैकेज घोषित किया और उस पैकेज के घोषित होने के बाद राज्य के अंदर हमारे यहाँ कुछ सिटकुलों की स्थापना हुई। रुद्रपुर में बड़ा सिटकुल है, पंतनगर यूनिवर्सिटी की लगभग 6000 एकड़ ज़मीन पर वो सिटकुल स्थापित हुआ, जिसमें आज पूरे देश के सभी उद्योग समूह अपना अपना कोई ना कोई संस्थान वहाँ से संचालित करते हैं, वहाँ से चलाते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार में भी एक बड़ा सिटकुल, और उस काम को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं तुलना करूं तो बहुत, जब राज्य हमारा बना था उस समय उद्योगों के क्षेत्र में बहुत शून्य वहाँ की पहचान हुआ करती थी। उस समय में 14,000 के लगभग एसएमई इकाइयाँ वहाँ पर स्थापित थी, जिनमें कुल 700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, 38,000 से अधिक लोगों को रोजगार के बहुत कम अवसर थे। और अटल जी ने जब से ये पैकेज हमारे राज्य को दिया तो एक नया औद्योगिकरण का एक दौर शुरू हुआ और सभी औद्योगिक संस्थान वहाँ पर आए, उन्होंने अपने अपने उद्योग स्थापित किए। एमएसएमई क्षेत्र में भी अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत में बड़े रोजगार के अवसर सर्जित होते हैं
उसके कारण से अब जाकर बीच में कई बार MSME पॉलिसियों में कुछ शिथिलीकरण किया गया, कुछ नई पॉलिसियां बनाई गई। लेकिन पिछले 2 साल पहले हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एक इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया और उसमें हम देश के प्रमुख शहरों में गए। हमने सभी उद्योग समूह के लोगों से बात करी और सबसे पहले हमने जो लोगों के वहाँ पर उद्योग स्थापित हैं उनको मैंने बात की। मैंने कहा कि आप सब लोग हमें अपने अपने सुझाव बताइए कि आपको हमारे यहाँ काम करने में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की आपको परेशानियाँ आती हैं। तो उन्होंने अपने बहुत सारे सुझाव दिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन लोगों के उद्योग पहले से चल रहे हैं, जिनका व्यापार चल रहा है, निवेश पहले से हो रखा है, वो हमारे सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। क्योंकि यदि अगर उनका उद्योग नहीं चलेगा, वो आपके बारे में अगर अच्छी बातें नहीं करेंगे, सकारात्मक बात नहीं करेंगे, तो नया उद्योग नहीं आएगा, नया निवेश नहीं आएगा, नए संस्थान नहीं खुलेंगे, नए व्यापार के रास्ते नहीं होंगे। तो जब उनके द्वारा जब हमको सुझाव दिए गए, हमने 30 के लगभग ऐसी नई पॉलिसी बनाई जिसमें सभी पॉलिसियां थी और इसके अंतर्गत हमने MSME की भी पॉलिसी बनाई और MSME की पॉलिसी बनाने के बाद उसमें एक कैपिटल सब्सिडी की भी व्यवस्था करी। और जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट था, हमारी उसमें अपेक्षा थी कि 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ का अगर हमारे साथ MOU हो जाएंगे तो हमारा एक, मुझे लगेगा, मतलब हम सबको लगता था कि इतना हो जाए तो इतना पर्याप्त है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं कि जैसे MOU होते हैं और MOU होने के बाद वो धरातल पर नहीं उतरते। एक धारणा है कि ये MOU लास्ट दिन आते हैं, सब कर जाते हैं। आप सब में से मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। तो इंदु शेखर भाई साहब, एक ऐसी धारणा बनी हुई लोगों की। लेकिन हमने क्या किया, हमने जहाँ जहाँ रोड शो करे, हम साथ साथ MOU करते गए और हमने कहा भाई हमारे साथ केवल MOU मत करिए, अगर आपको काम करना है, मन से करना है, आप सही प्रकार से जांच कर लीजिए, परख कर लीजिए, उसके बाद आप MOU करिए। और हमारे जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने 8 दिसंबर 2023 को उसका उद्घाटन किया उस समिट का, तब तक हमारे 3,56,000 करोड़ के MOU संपन्न हो गए। और हमने उसको एक मिशन के रूप में लिया, लगातार बातचीत करी, लगातार लोगों से संपर्क किया। और उस समय हमारे चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू थे, वो लगातार वो भी करते थे, मैं भी करता था। उसका परिणाम हुआ कि अब लगभग 2 साल होने से कुछ महीने पहले हमारे 1,01,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हमारी अभी तक वहाँ पर संपन्न हो गई, जो अपने आप में एक अच्छा रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। और इससे हम कहीं ना कहीं उत्साहित भी हैं। इसके अतिरिक्त अब हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो ग्राउंडिंग हमारी है वो लगातार अनवरत रूप से बढ़ती जाए और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगभग 2,800 MSME इकाइयाँ नई स्थापित हुई हैं, जिनमें 11,700 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 34,000 से अधिक लोगों का रोजगार भी इसमें लगा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं आज राज्य के अंदर हैं और हमने उद्योग समूह के लोगों के साथ हम लगातार बैठते हैं। बल्कि आज मैं आपके इस कार्यक्रम में आने से पहले अभी कैंट के हमारे जो वो हैं पूरे कैंट RO वाले गुप्ता जी आए थे, पता नहीं अभी यहाँ भी आऊँगा कह रहे थे। तो
वो कहाँ, वहाँ है? अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप, हम भी कुछ बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, आपके यहाँ अभी आपदा आई हुई है इस वर्ष, आप सबको पता होगा कि एक बड़ी आपदा का सामना हमने किया है और लगातार पिछले 3-4 माह आपदा अनवरत रूप से जारी रही और उसके कारण से बहुत नुकसान हुआ है। अनेक अवस्थापना स्ट्रक्चर हमारे खराब हो गए, सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, पुल, बिजली की लाइनें, टेलीफोन लाइनें, अन्य प्रकार के स्कूल, अस्पताल सभी प्रभावित हुए। बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, बादल फटे हैं, जगह जगह गांव में बड़ी जन हानि, पशु हानि, सभी प्रकार की हानियाँ हुई। तो वो आए थे मुझसे भेंट करने के लिए। तो मैंने कहा आप आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं। बोले मैं आज आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि हमारी कोई भी मदद की आपको आवश्यकता हो राज्य के अंदर, हम ऐसे मदद करते हैं हर क्षेत्र में जहाँ पर भी होता है, कुछ ना कुछ हम लोग योगदान करते हैं। तो मैंने कहा चलिए वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे कभी मिल नहीं पाया, आपसे मिलकर मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे एक बड़ी यूनिट चलती है वहाँ पर, 700-800 लोग काम करते हैं रुड़की के पास, लेकिन मैं आपसे कभी मिलने नहीं आया। बोले इसलिए नहीं कि बोले हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, हमारा वहाँ चलता है, किसी प्रकार की हमको कोई परेशानी नहीं हुई, हमारा काम अच्छे से चलता है, कहीं आवश्यकता भी नहीं पड़ी कि मिलने की ज़रूरत पड़े, इसलिए भी नहीं आया कि क्यों मैं आपसे मिलता। तो लेकिन आज के बाद मैं, आपने कहा है तो ज़रूर मिलूँगा। मैंने कहा नहीं, मैं उससे ज़्यादा आभारी आपका हूँ कि आपने आकर स्वयं ऐसे समय में हमको जो है पूछा है। तो इस प्रकार से एक जो इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा वातावरण अगर मैं कह सकता हूँ तो उत्तराखंड राज्य के अंदर है। कानून व्यवस्था भी अच्छी है और सबसे बड़ी बात है कि देवों के नज़दीक है। आज मुझे कुछ मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि ये निर्माण कार्यों की वजह से ये आपदा आई है। तो मैंने उनको, उदय जी, मैंने उनको कहा कि ये जो बादल फटे हैं इसके लिए वहाँ के लोग जिम्मेदार नहीं हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है और इसके लिए दुनिया के वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये भूमंडल का तापमान सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। उनके कारण से ये नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मैं, ये विषय यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देश भर के इतने एक क्रीम यहाँ बैठी हुई है, तो उन सबको ज़रूर मुझे बताना चाहिए कि उत्तराखंड में जहाँ सबसे पहले आपदा आई वो क्षेत्र है धराली का, उत्तरकाशी जनपद का धराली, और ये गंगोत्री से लगभग 30 किलोमीटर पहले है। उसके बाद लगातार आपदा आती रही। उत्तरकाशी में आई, रुद्रप्रयाग का एक छेनागाड़ जगह है वहाँ आई, चमोली जनपद का थराली और चेपड़ो ऐसे स्थान हैं, नंदानगर, पौड़ी जनपद में सैजी गांव, सीमांत क्षेत्र पिंडारी ग्लेशियर के पास, बागेश्वर में पौसारी गांव है, देहरादून के आसपास मालदेवता से लेकर मसूरी के आसपास का पूरा क्षेत्र इस आपदा से प्रभावित हो गया। और कहने के लिए तो पूरे उत्तराखंड के अंदर कोई स्थान नहीं बचा जहां आपदा ना आई हो, जहां जनहानि ना हुई हो, जहां पर संपत्तियों का नुकसान ना हुआ हो। हर प्रकार का नुकसान इस आपदा में हुआ। लेकिन एक गांव सैजी है, हमारे यहाँ भरसार विश्वविद्यालय है एक, पौड़ी जनपद में। मैं वहाँ गया उस गांव में, तो कोई बहुत नया मकान भी नहीं बनाया वहाँ। मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको कि कोई नया मकान नहीं है, पुराने मकान बने हुए हैं, कोई लकड़ी के, कोई इसके, कोई पुराने, बहुत ज़्यादा नया कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं है। उस गांव में एक साथ 22 स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ। जनपद बागेश्वर का पौसारी गांव, बहुत पुराना गांव, आदमी भी बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचते हैं लोग, काफ़ी सीमांत में जाकर है, और वहाँ भी बादल फटा और इस प्रकार की आपदा आई। तो इसका वहाँ के निर्माण कार्यों से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि एक मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐसी भी बात आ रही थी, जिस प्रकार से मैंने कल से लेकर आज तक कुछ लोगों से बात करी कि निर्माण कार्य ज़्यादा हो गए। निर्माण कार्यों का उससे कोई लेना देना नहीं है। और
ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है और हम लोग इसके लिए बाडिया संस्थान है, भारत सरकार का NDMA है, रुड़की IIT रुड़की है, ऐसे बहुत सारे संस्थान जो आज इन क्षेत्रों में काम करते हैं, उन क्षेत्रों का हम लोग सहयोग लेंगे और सहयोग लेकर एक प्रिडिक्टिव सोच के साथ कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कैसे हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम हो सकता है, और अगर पहले से मौसम की सूचना मिल जाए तो हम उसको लिए पहले से थोड़ा अपना बचाव कर सकते हैं। और आप सबको ध्यान में होगा कि वैसे तो हमको हर वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आपदा आती है। आपने सिलकेला टनल की आपदा देखी होगी, जिसमें लगातार 17 दिनों तक हमारे 41 मजदूर भाई जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष करते रहे। अंततः हमको सफलता मिली और 41 के 41 हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष उनके सहयोग के कारण से हमको हर टेक्नोलॉजी वहाँ पर उपलब्ध हुई और 41 मजदूर हमारे, एक किसी को खरोंच भी नहीं आई। और ये हम देहरादून में इसको लेकर एक प्रत्येक वर्ष उसकी उस दिन आपदा के एक बड़े रेस्क्यू के रूप में उसका हम लोग एक आयोजन भी करते हैं। उसको इस वर्ष भी आयोजन करेंगे। पिछले वर्ष हमें केदार घाटी में बड़ी आपदा आई थी, उससे पहले चमोली जनपद में आपदा आई थी, धारचूला में आपदा आई थी। तो हमारा आपदाओं से बड़ा जुड़ाव, मतलब ये कहें कि हमारे पूर्वजों से लेकर सभी लोग इससे संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए हम फिर से तैयार होंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। इतने सारे आज समूह की पूरे हमारे इस सभागार में जितने भी लोग आए हैं, मैं एक बार फिर से आप सभी को, अभी चारधाम यात्रा भी हमारी फिर से शुरू हो गई है और इतनी आपदा के बावजूद भी लगभग 46 लाख का आंकड़ा पार हो गया है अभी तक। और अकेले केदारनाथ में जो है लगभग 16.5 लाख से ऊपर का आंकड़ा हो गया जाने वालों का। तो अंतिम चरण में यात्रा भी है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और हमारी शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ होगी। अभी शीतकालीन यात्रा पिछले वर्ष से हमने शुरू की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उस यात्रा में आए थे। माँ गंगा का, जिसको मायका कहा जाता है, हरसिल के पास मुखवा, उस मुखवा में आकर उन्होंने भी उस यात्रा को पूरे देश और दुनिया में पहचान दी। मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस बार शीतकालीन यात्रा का भी ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि आप वहां आएंगे तो आपको एक नई ऊर्जा, नया जीवन में करने के लिए और अपने स्वयं की खोज के लिए भी कुछ दिन मिलेंगे, जो आपको पूरे साल भर काम करने के लिए ऊर्जा देंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए और आदरणीय पंचोली जी का और पूरे अमर उजाला समूह का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।